अभी के समय में अगर आप मकान, फैक्ट्री, प्लॉट, कृषि भूमि या किसी भी तरह का कोई गोडाउन खरीदने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेहद जरूरी है, क्योंकि संपत्ति खरीदने से पहले आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपके जीवन भर की गाड़ी कमाई को एक झटके में डुबो सकती है। कागजों में सब कुछ सही दिखने के बावजूद अगर आपने उस संपत्ति पर पैसा लगा दिया और उस संपत्ति के बारे में कोई भी जांच पड़ताल नहीं की तो बाद में आपके पास पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा और इसके बाद शुरू हो जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर, फालतू का विवाद और मुफ्त की अनर्गल मुश्किलें। तो आखिर जिस संपत्ति को हम खरीद रहे हैं क्या जांच करें, क्या ध्यान रखें, किन बातों को समझें, किन गलतियों से हम बचें, इस वीडियो में एक एक जरूरी जानकारी आपको बताने वाला हूं। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा देखने के बाद ही आप एक बेहतरीन सही संपत्ति खरीदने के बाद बिना किसी विवादों के उस संपत्ति के मालिक बन पाएंगे। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि कई लोगों के संपत्ति खरीदने के बाद उनके दस्तावेजों में कमियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है या कई तरह की अन्य परेशानियां देखी गई है और ऐसी स्थिति पाए जाने पर उन पर कोर्ट केस हो सकता है। उनकी संपत्ति पर अगर मकान बना हुआ है तो बुलडोजर चलकर उसको तोड़ा जा सकता है और इस प्रकार से आपके द्वारा खरीदी गई संपत्ति जिसको आपने लाखों रुपए देकर खरीदा है उलझनों में, विवादों में और फालतू के कोर्ट कचहरी के चक्रों में उलझ सकती है। क्योंकि संपत्ति खरीदने के बाद भी कई लोग एक दूसरे पर मुकदमा कर देते हैं, उनमें लड़ाई झगड़ा और वाद विवाद की कंडीशन बन जाती है और ऐसी संपत्तियों की रजिस्ट्री होने के बाद भी हुआ है। ऐसा म्यूटेशन, नाम ट्रांसफर, दाखिल खारिज होने के बाद भी हुआ है। तो अब सवाल उठकर ये आता है कि ऐसी क्या सावधानियां रखें, किन बातों का हम ध्यान रखें कि आपके साथ ऐसा न हो और किसी भी संपत्ति को खरीदने के बाद आपके द्वारा कमाई गई गाड़ी, जीवन भर की पूंजी ऐसे किसी मामलों में, ऐसे संपत्ति के विवादों में उलझ कर न रह जाए। तो इससे पहले इस तरह के हमने कई वीडियो बनाए हैं जिसमें संपत्ति को खरीदने से पहले हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, पैसे का लेन देन किस प्रकार करना चाहिए, तो वो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उन बातों का जिक्र नहीं करूंगा। इसमें मोटा मोटा मैं आपको ये बताऊंगा कि संपत्ति के सारे दस्तावेजों को आप चेक कर लें, संपत्ति के पेपर्स को देख लें, ये देख लें कि संपत्ति बेचने वाला ही उस संपत्ति का मालिक है। ये सारी बातें जो कि पूर्व में बताई जा चुकी हैं। तो इन बातों को देखने के बाद अगर आपके सामने विपरीत परिस्थिति आती है तो फिर आप क्या करेंगे। इन बातों के अलावा और ऐसी कुछ पेचीदगियां सामने आ रही हैं। कई लोग ऐसे नए नए मैटर लेकर आ रहे हैं कि उनसे भी संपत्ति खरीदने के बाद, आपका पैसा चुका देने के बाद काफी लोग कई मुश्किलों में फंसे दिखाई दिए हैं। इसमें एक मैटर इस तरह से आया है कि किसी व्यक्ति ने 10 साल पहले किसी संपत्ति की रजिस्ट्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम से करवा दी थी, उससे पैसा ले लिया था, उसको कब्जा भी दे दिया था, उस व्यक्ति का नाम ट्रांसफर भी हो गया था। लेकिन 10 साल गुजरने के बाद उस व्यक्ति के बेटे ने, जिसने उस संपत्ति को बेचा था, ये आक्षेप, ये आरोप उस व्यक्ति पर लगाया जिसने उस संपत्ति को खरीदा था कि उसके पिताजी को बरगला कर, नशे की हालत में शराब पिलाकर उस व्यक्ति ने उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवा ली है। कई जगह इस तरह के आरोप सामने आए हैं कि मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं थी, वह पागल होने की कंडीशन में था, उसकी दवाई चल रही थी, मानसिक स्थिति उसकी सोचने समझने की सही नहीं थी और ऐसी दशा में होने की कंडीशन में उस व्यक्ति ने उस संपत्ति की रजिस्ट्री अपने नाम से करवा ली। इसलिए ऐसी किसी भी रजिस्ट्री को रद्द किया जाए, कैंसिल किया जाए और अगर उस संपत्ति का उस रजिस्ट्री की बेस पर नामांतरण हो गया हो, नाम ट्रांसफर हो गया हो या दाखिल खारिज भी हो गया हो तो उसको भी रद्द किया जाए। इस तरह के आरोप लगाकर उस व्यक्ति की संतान, उसके पुत्र, पुत्री या पत्नी कोर्ट चले जाते हैं और ऐसे में जो व्यक्ति संपत्ति खरीदता है, जिसने संपत्ति को खरीदे हुए 10 साल हो चुके हैं, वह 10 साल होने के बाद ऐसी मुश्किल में आन पड़ता है। ऐसे व्यक्ति अपने पिताजी के शराबी होने का दावा कर देते हैं, फर्जी सर्टिफिकेट शराबी होने का बनवा लेते हैं, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, मानसिक दशा खराब थी, इस बात का मेडिकल बोर्ड से, किसी डॉक्टर से फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर ले आते हैं और फिर कोर्ट जाकर उस संपत्ति खरीदने वाले के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा लगा देते हैं। और ऐसा वो इसलिए करते हैं कि 10 साल के बाद उनको ये होश आता है कि औने पौने दामों में उसके पिताजी ने इस जमीन को बेच दिया था और उनके मन में लालच आने की वजह से उस संपत्ति को वापस हड़पने की नीयत से वो ऐसा करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने लाखों रुपए अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगाकर उस संपत्ति को खरीदा है तो वो मुश्किल में आ जाता है। अब उसके पास क्या रास्ता बचता है, वो तरकीब बताऊंगा मैं आपको, वो तरीका बताऊंगा जिससे इस तरह के आरोपों से, इस तरह के लोगों से, ऐसे लालची संतान, पुत्र, पुत्री या पत्नी से आप किस प्रकार अपना बचाव कर सकते हैं। तो जब भी किसी संपत्ति को आप खरीदने का सोचें तो जो पूर्व में हमारे वीडियोज में
हमने टॉपिक बताए थे कि पैसा किस प्रकार से लें, संपत्ति के दस्तावेजों को किस प्रकार से देखें, संपत्ति उसी व्यक्ति से खरीदें जिसके नाम से वह संपत्ति है, चैनल दस्तावेज को किसी जानकार व्यक्ति से चेक करवा लें। तो संपत्ति खरीदने से पहले उन बातों का तो आपको ध्यान रखना ही है, लेकिन अब मैं 2-3 ऐसे पॉइंट बताऊंगा आपको जो ये आरोप लगाएं कि उनके पिताजी को बरगला कर, बहला फुसला कर या मानसिक स्थिति खराब होने की दशा में किसी व्यक्ति ने संपत्ति को लिखवा लिया है, या उसके पिताजी शराबी थे और शराब के नशे में अधिक शराब पिलाकर उनकी संपत्ति को हड़प लिया है और उसकी रजिस्ट्री करवा ली है। तो ऐसे लोगों से आप कैसे बच सकते हैं? तो वो तमाम दस्तावेज चेक करने के बाद जब आपको ये पता चल जाए कि संपत्ति एकदम ठीक है, आपकी रेट में आ रही है, आप खरीद सकते हैं और उस संपत्ति को वही व्यक्ति बेच रहा है जिस व्यक्ति के नाम से वह संपत्ति है, तो इस बात का पता कर लें कि वह व्यक्ति शराब तो नहीं पीता है, कोई नशा पता तो नहीं करता है, उस व्यक्ति का कोई किसी डॉक्टर के पास इलाज तो नहीं चल रहा है, वो कोई मेडिकल या इस तरह की कोई दवाई तो नहीं ले रहा है। उसकी मेडिकल हिस्ट्री का पता कर लें, आस पड़ोस के व्यक्तियों से पूछ सकते हैं या उसके परिवार में ये जानकारी ले सकते हैं कि क्या उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है, क्या उसकी मानसिक दशा किस प्रकार से है। क्योंकि इस तरह की अगर आप जानकारी ले लेंगे तो आपके 5 साल 10 साल बाद आपके सामने जो परेशानी होने वाली है, जो खतरा आपके सामने आने वाला है, उससे आप बच जाएंगे। इसलिए इस बात को गौर करने के बाद ही ऐसी किसी भी संपत्ति को खरीदने का सोचें। और अगर आप इस बात का ध्यान नहीं रख पाते हैं जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं, तो 5 साल 10 साल बाद उस व्यक्ति के पत्नी या पुत्र या पुत्री आप पर यह आरोप लगा सकते हैं, 5 साल 10 साल बाद भी लगा सकते हैं कि आपने उस संपत्ति को उस व्यक्ति को बरगला कर, बहला फुसला कर खरीदा है या अधिक शराब पिलाकर नशे की हालत में रजिस्ट्री करवाई है। और ऐसी कंडीशन में वो आप पर मुकदमा लगा सकते हैं, आपके खिलाफ कोर्ट जा सकते हैं, आप पर ये आरोप लगा सकते हैं। और ऐसी कंडीशन में उस रजिस्ट्री को कैंसिल करवाने के लिए, या आपने अगर उस संपत्ति को खरीदने के बाद, रजिस्ट्री करवाने के बाद नाम ट्रांसफर म्यूटेशन करवा लिया, तो उस म्यूटेशन को भी कैंसिल करवाने के लिए अपील कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में 5 साल 10 साल बाद आपके सामने बहुत बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, आप बहुत बड़े झमेले, मुश्किल के शिकार हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप ये बात समझ लीजिए कि इसके बारे में कानून क्या कहता है। तो कानून ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को उसके होशोवास में नहीं होने की स्थिति में, अवसाद की स्थिति में, मानसिक स्थिति खराब होने की स्थिति में, मेडिकल रूप से फिट नहीं होने की स्थिति में, या अधिक शराब पिलाकर अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर धोखा देने की नियत से उस संपत्ति को हड़प लेता है, उसकी रजिस्ट्री करवा देता है, तो ऐसी किसी भी रजिस्ट्री को कैंसिल करार दिया जा सकता है। और अगर उस संपत्ति को खरीदने के बाद, उसकी रजिस्ट्री होने के बाद उसका नाम ट्रांसफर हो गया, राजस्व रिकॉर्ड में आपके नाम की एंट्री भी चढ़ गई, या आपने उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज भी करवा लिया, तो ऐसे दाखिल खारिज को भी कोर्ट के द्वारा अमान्य करार दिया जा सकता है। तो अब हम ऐसी परिस्थिति से किस प्रकार बचें? कोई जमीन हमें समझ में आ रही है, भले ही वह व्यक्ति शराबी है या उसका मानसिक अवसाद की स्थिति है या वो फिजिकली पूरी तरह से फिट नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी अपनी संपत्ति को बेचते हैं जब उनके परिवार में किसी भी तरह की कोई जरूरत होती है। तो अब ऐसे व्यक्ति से हमारी पसंद की जमीन को हम किस प्रकार खरीदें और भविष्य में हमें किसी भी तरह की कोई मुश्किल भी न आने पाए, तो हम ऐसा क्या उपाय करें? तो इसके लिए आपको एक अच्छा उपाय करना है, वो ये करना है कि जब भी आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने की बारी आए, उस दिन जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, तो सारा पैसा देने के बाद संपत्ति की रजिस्ट्री वगैरह कंप्लीट हो जाए, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो उस व्यक्ति का वारिस हो जिस व्यक्ति ने आपको वो संपत्ति बेची है। यानी कि जिस व्यक्ति से आपने वो संपत्ति खरीदी है, तो उसकी पत्नी या उसके घर में कोई बालिक बच्चा हो, जो कि उसका बड़ा पुत्र हो सकता है, उसकी पुत्री हो सकती है, या ऐसे लोग जो भविष्य में आपको लगता है कि उसके वारिस होने की कंडीशन में किसी भी तरह का कोई विवाद कर सकते हैं। तो उस व्यक्ति की गवाही आपको उस संपत्ति की रजिस्ट्री में अनिवार्य रूप से करवानी जरूरी है। और चूंकि आजकल जब भी सेल डीड बनाई जाती है, रजिस्ट्री बनाई जाती है, तो आजकल बायोमेट्रिक तरीके से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री की जाती है। संपत्ति को बेचने वाले के अंगूठे के निशान होते हैं, उसके हस्ताक्षर होते हैं, और बाकायदा ऑनलाइन तरीके से, बायोमेट्रिक तरीके से उसका फोटो भी लिया जाता है। उसी प्रकार से एक गवाह का भी बायोमेट्रिक होता है, उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं, अंगूठे का निशान लिया जाता है, और ये सारा काम बायोमेट्रिक तरीके से, ऑनलाइन तरीके से सब रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। और इस बात की तस्दीक सब रजिस्ट्रार भी करता है कि उसके सामने इस व्यक्ति ने इस संपत्ति को इस व्यक्ति को बेचा है और इसकी गवाही इस व्यक्ति ने की है। इसके साथ साथ जिस व्यक्ति की आपने गवाही करवाई है, उस व्यक्ति के सिग्नेचर, अंगूठे के निशान और बायोमेट्रिक करवाने के बाद आप उसकी आईडी लेकर जरूर रखें, ये भविष्य में आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि उसके पुत्र, पुत्री या पत्नी भविष्य में किसी भी तरह का कोई आरोप आप पर नहीं लगा सकेंगे। वो ये नहीं कह सकेंगे कि आपने उसके पिताजी को या जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को बेचा है उसको आपने बरगलाया है, उसको बहकाया है या उसको शराब पिलाई है। ना ही वो व्यक्ति आपके खिलाफ किसी भी कोर्ट में मुकदमा कर पाएंगे,
ना कोर्ट में जा पाएंगे, क्योंकि उस संपत्ति को बेचने के वो खुद गवाह हैं। वो उस संपत्ति की रजिस्ट्री में खुद गवाही दे रहे हैं कि उसके पिताजी ने इस संपत्ति को उनके सामने इस दिनांक को इतने रुपए में बेचा है, उसके बदले में इस संपत्ति की रजिस्ट्री बायोमेट्रिक तरीके से करवाई है और उन्होंने खुद इस बात की तस्दीक की है, इस बात की गवाही दी है। तो जाहिर सी बात है कि जो व्यक्ति उस संपत्ति को बेचने की गवाही दे रहा हो, खुद उसमें शामिल हो, तो वह उस संपत्ति को बेचने के खिलाफ कैसे जा सकता है, कैसे उस संपत्ति को बेचने के खिलाफ आरोप लगा सकता है। क्योंकि मान लीजिए संपत्ति बेचने वाले को बरगलाया जा सकता है, उसको शराब पीकर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाई जा सकती है, लेकिन गवाह ऐसा क्यों करेगा, क्यों उसमें हिमाकत करेगा, क्यों उसमें सहमति देगा, क्यों उस बात की गवाही देगा? क्योंकि संपत्ति बेचने वाले को बरगलाया जा सकता है लेकिन गवाह को नहीं बरगलाया जा सकता। तो ये बात कोर्ट को भी तर्क संगत नहीं लगेगी कि एक व्यक्ति जिस संपत्ति को बेच रहा है उसके परिवार का व्यक्ति अगर इस बात की गवाही दे रहा है तो फिर इसमें कोई लोचा या पेंच तो हो ही नहीं सकता। तो ऐसे मामलों को कोर्ट भी खारिज कर देता है। ऐसे व्यक्ति का परिवार अगर वो लेकर भी कोर्ट में जाते हैं तो सुनवाई नहीं की जाती। तो पहला इंपॉर्टेंट काम आपको समझ में आ गया कि जिस व्यक्ति से किसी भी संपत्ति को खरीदें और आपको लगता है कि वो नशेड़ी है, नशा करता है या उसका मानसिक संतुलन कभी कभार बिगड़ सकता है और उसके परिवार के कोई सदस्य आरोप लगा सकते हैं, आक्षेप लगा सकते हैं या लालच में आकर उसकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश कर सकते हैं, तो उसके जो भी फर्स्ट क्लास हायर हो, जो भी उसके वारिस हो, उसकी पत्नी या उसके घर के बड़ा पुत्र या पुत्री, ऐसे लोगों को उस संपत्ति की रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर जरूर शामिल करें। इससे इंपॉर्टेंट एक दूसरी बात और बताना चाहूंगा जो आपको संपत्ति की रजिस्ट्री से पहले करने की है, और वो यह है कि जब भी हम किसी संपत्ति को खरीदने का सोचते हैं, संपत्ति पसंद आ जाती है, तो उसकी एडवांस के तौर पर कुछ पैसा बयाना देकर हम उस संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने के लिए कुछ शर्तें तय करते हैं और उन शर्तों के लिए एक सेल एग्रीमेंट विक्रेता से निष्पादित क्रेता के पक्ष में करवाया जाता है। उस एग्रीमेंट में एडवांस के तौर पर कितना पैसा दिया, उस संपत्ति को कितने में खरीदा गया और रजिस्ट्री के वक्त उस संपत्ति का पैसा कितना दिया जाएगा और किस दिनांक को दिया जाएगा, ये तमाम सारी शर्तें लिखी जाती है। किस संपत्ति को बेचा जा रहा है, उसका माप क्या है, वो भूमि किस प्रकार की है, कमर्शियल है, आवासीय है या कृषि भूमि है, प्लॉट है, मकान है, खेत है, गोडाउन है, फ्लैट है, बंगला है, किस प्रकार से वो क्या संपत्ति है और उसका साइज माप लिखा जाता है। अगर बना हुआ है तो उसमें क्या क्या बना हुआ है ये लिखा जाता है और उसके पास पड़ोस भी उसमें लिखे जाते हैं, खसरा खतौनी नंबर लिखे जाते हैं और ये तमाम सारी कंडीशंस, सारी उस संपत्ति से संबंधित बातें उसमें लिखी जाती हैं। तो वो एग्रीमेंट जब आप एडवांस के तौर पर पैसा दें तो आपको उस एग्रीमेंट में उस विक्रेता से साइन करवाने के बाद, अंगूठे का निशान लेने के बाद, उसके परिवार के निकटतम व्यक्ति यानी कि उसकी पत्नी, उसके पुत्र या पुत्री जो भी बालिग हों, बड़े हों, उनके हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान आपको जरूर ले लेना चाहिए। साथ में एक उनकी आईडी भी ले लेनी चाहिए। ये इस बात की गवाही होगी कि आपने उस संपत्ति को खरीदने का करार किया है और उसके गवाह के तौर पर उनके पुत्र, पुत्री या पत्नी ने भी इस बात की गवाही दी है कि आपने इस संपत्ति को खरीदा है। भविष्य में अगर उसके परिवार में कोई विवाद होता है, उस संपत्ति को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसके परिवार के सदस्य ही चूंकि इस संपत्ति की बेचने के लिए गवाह के तौर पर हैं, तो वो आपस में जरूर लड़ेंगे, लेकिन इसके लिए कोर्ट कचहरी नहीं जा पाएंगे क्योंकि उस संपत्ति को बेचने में वो भी शामिल हैं गवाह के तौर पर। कई केस में ऐसा देखा गया है कि संपत्ति को जब भी बेचान करने का बेचान इकरारनामा या सेल एग्रीमेंट बनाया गया है और परिवार के किसी सदस्य को इस बात का पता चला है कि उनके परिवार के मुखिया ने इस संपत्ति को बेच दिया है, तो वे लोग कोर्ट कचहरी चले जाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और कई बार संपत्ति खरीदने वाले से भी विवाद करने लग जाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि वो उन बेचान के खिलाफ कोर्ट में भी चले जाते हैं, मुकदमा लगा देते हैं, आक्षेप लगा देते हैं। तो ऐसे में आपका खरीदा गया प्लॉट, वो संपत्ति खटाई में पड़ सकती है। आपने अगर एडवांस के तौर पर बड़ी रकम उसको दे दी है तो वो उलझन में आ सकती है और अनर्गल आपको फालतू की परेशानियां झेलनी पड़ सकती है। तो अगर उस बेचान में उसी परिवार के सदस्य, उनके घर के पुत्र, पुत्री या पत्नी गवाह के तौर पर शामिल रहेंगे तो आपको इस तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी और आप उस संपत्ति को अच्छे तरीके से खरीद कर बाद में अपनी रजिस्ट्री भी करवा पाएंगे और उस संपत्ति का उपयोग भी कर पाएंगे। इस सेल एग्रीमेंट को आपको जब तक संभाल के रखना है जब तक आपकी संपत्ति की रजिस्ट्री ना हो जाए, और जब आपकी सही सलामत संपत्ति की रजिस्ट्री हो जाए, उसमें भी उस परिवार के सदस्य गवाह के तौर पर शामिल ना हो जाए, तब तक उसको आपको रखना है और उसके बाद आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर उस परिवार के सदस्य मूड खराब होता है, लालच आ जाता है, मन में ऐसी कोई बात आ जाती है और वो उस संपत्ति के बेचान के खिलाफ कोर्ट में खड़े हो जाते हैं, मुकदमा लगाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों की बात कोर्ट भी नहीं सुनता, क्योंकि जो व्यक्ति सेल एग्रीमेंट में, बेचान में गवाह के तौर पर शामिल है
या उस संपत्ति की रजिस्ट्री में गवाह के तौर पर शामिल है, तो वो फिर आरोप कैसे कर सकता है, क्योंकि वह तो उस बेचान में खुद शामिल था। तो आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि किसी भी संपत्ति को ऐसे व्यक्ति से खरीदने की सोचें जिसका मानसिक संतुलन थोड़ा गड़बड़ है, वह दारू पीता है, शराब पीता है, लेकिन आपको वो संपत्ति पसंद है, तो उसके परिवार वालों से सेल एग्रीमेंट में और रजिस्ट्री में यानी कि बैनामा में उनके गवाह के तौर पर उनको शामिल जरूर करें, उनके हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान जरूर लें। ऐसा करने से आप उस संपत्ति को प्रॉपर सही तरीके से खरीद पाएंगे और भविष्य में किसी भी तरह की कोई भी ऐसी मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी। तो ऐसी किसी भी संपत्ति को खरीदने से पहले जो बाकी के पॉइंट हमने अन्य वीडियो में बताए हैं, उसके अलावा ये 2 पॉइंट मैंने स्पेशली, तो इन पॉइंट को अगर आप ध्यान रखेंगे तो भविष्य में किसी भी तरह की कोई मुश्किल आपके सामने नहीं आएगी और आप अपनी संपत्ति को खरीद सकेंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको कुछ जानकारी मिली होगी या कुछ बात जो आपके नॉलेज में नहीं थी उसको समझने की एक सही गाइडेंस आपको इससे मिली होगी। तो आप झट से एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अपने जानने वाले मिलने वालों में जो भविष्य में संपत्ति को खरीदना चाहते हैं उनको इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि उनको भी सही नॉलेज मिल सके और वे भविष्य में होने वाली ऐसी कठिनाइयों से भी बच सकें। तो वीडियो तो लाइक करिए ही करिए। हमारे चैनल से अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाकर अभी जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो, रियल एस्टेट कानून से जुड़े हुए वीडियो निरंतर अपलोड किए जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।